हजरात 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 50 रुपया उधार लेकर एक लड़का बिहार से दिल्ली चलता है। फिर दिल्ली से वो मुंबई पहुंचता है, भीखू मात्रे बनता है, मुंबई पे राज करने की बात करता है और आज 30 साल बाद 100 पिक्चर करके फिलहाल वो हमारे स्टूडियो में बैठा है। मनोज जी, आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप ही का डायलॉग है कि करारा जवाब मिलेगा। हाँ। हमको लगा हम आपसे कह दें कि भाई जवाब सारा करारा दीजिएगा। हाँ, जवाब तो करारा ही होगा। चुनाव चल रहा है, पॉलिटिकल मत होइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। 30 साल जितना हमारा उम्र है उतना पिक्चर कर डाले, उतना साल आप गुजार दिए। हाँ। 100वां पिक्चर। आदमी के मन में सवाल आता है, हमसे ज्यादा लोग कहे लिख के कि यार जब हम लोग लड़का थे तब भी मनोज जी जवान थे। हाँ। हम लोग जवान हुए तब वो मनोज जी जवान है। अब हम लोग बुढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं तब वो मनोज जी जवान है। जड़ी बूटी मिल गया है। बहुत सब पाए थे। हाँ? कहाँ से पागल थी, कहाँ से इतना सब हो गया? मतलब पता नहीं कैसे हो गया, ये तो चमत्कार सा ही लगता है, क्योंकि मैंने तो कभी गिना नहीं था कि मैं इतने फिल्में कर चुका हूँ। वो भैया जी का डायरेक्टर है, उसने एक दिन आगे बोला कि सर 100 फिल्म मैंने देखा विकीपीडिया पे कि आपके 100 फिल्म हो गए। विकीपीडिया या IMDb कहाँ पे? तब मुझे एहसास हुआ कि ये 100वीं फिल्म जो है हो सकती है हमारी। भैया जी मतलब कभी क्योंकि सर झुका के आप काम करते रहे तो उसमें आप गिनना भूल गए, क्योंकि काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। गिनना कभी मतलब दिमाग में नहीं आया कि चलो यार गिनते हैं कि कितनी फिल्म कर चुके हैं। नहीं, लेकिन हमारे मन में कई बार ये ख्याल आता है कि यूपी बिहार में जो लोग हैं वो पिक्चर देखना बड़ा पसंद करते हैं, जी। मध्यम वर्गीय या हाँ। जो गरीब परिवार से आते हैं। जी। लेकिन हमारा लड़का काम करे ये पसंद नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं यार कहाँ नाचने गाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब आप 100 पिक्चर कर रहे हो हाँ। तो पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई कहा, आपको याद नहीं है कोई गांव देहात में कहा हो या बाबू जी कहे हो कि यार यही काम धंधा कर लो? मेरे 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 ग्रैंडफादर जो है बहुत तकलीफ में आ गए थे जब उन्होंने सुना कि मैंने जो है रामजित से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जब ये न्यूज़ अपने फैमिली को दिया था तो उन तक बात पहुंची, और जब मैं वापस गया तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मेरे ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने। हाँ वो बहुत नाराज़ थे। मतलब क्या वो उनका कहना था, क्या ये भांडगिरी शुरू कर दिया, और भांड मतलब नचनिया बोलते थे। हाँ, मतलब हमारे कहते ना कि नचनिया गवैया। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत नाराज़गी थी उनको। बाकी जो समाज था वो थोड़ा सा पीठ पीछे ज़्यादा हंसता था कि ये कौन सा काम करने गए हैं ये। तो मुझे लगता था कि इन लोगों को पता नहीं है कि थिएटर होता क्या है। उनके लिए थिएटर था कि रामलीला या फिर नौटंकी या गांव में लौंडा नाच। उनके लिए यही सब था। उनका एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने भी कहा कि किसको मैं सफाई देता फिरूंगा। तो बहुत कम मैं गांव जाता था। मैं 1.5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार मैं जाता था गांव। तो इसलिए कभी उस तरह से लगा ही नहीं कि इनको मुझे आंसर करना है। नहीं, तो आपको गंभीरता से लेना कब शुरू किया लोगों ने? मतलब एक तो होता है कि आप चले गए, फिर हुआ कई बार लोगों ने डाउट किया। जैसे ओमपुरी जी का मैं कहीं सुन रहा था कि जब वो ओमपुरी जी और नसीर जी बॉलीवुड में गए तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारी शक्ल देख के तुम कैसे यकीन कर सकते हो तुम हीरो बनोगे? मुझे तो गंभीरता से सत्या के बाद ही लेना शुरू किया लोगों ने। बाकी समय तो उनको लगता रहा कि थोड़ी बहुत गंभीरता उनके अंदर में आई थी जब स्वाभिमान सीरियल करता था मैं DD पे। तो वो रोज़ आता था और गांव देहात में या फिर दिल्ली जैसे शहर में औरतों में बहुत पॉपुलर था। औरतों बच्चों में दोपहर में वो सब देखते थे, तो उनमें बहुत पॉपुलर हो गया था मैं। तो थोड़ी बहुत गंभीरता उनके अंदर आई थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सत्या के बाद उनको लगा कि ये कुछ अनोखा काम हो गया, क्योंकि सत्या के बाद बहुत सारे, मुझे इतना पता है कि न सिर्फ एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए लोग भागे, बल्कि अचानक बिहार के लोगों को लगा, छोटी जगहों के लोगों को लगा कि अगर ये बन सकता, कुछ गांव छोड़ के, घर छोड़ के अगर ये कुछ बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो बाकायदा एक बहुत पलायन हुआ बहुत सारे यंग लोगों का। हमने सुना, कोई शायद के मेनन साहब ने शायद कहा था कि अगर सत्या ना होती तो आप जैसे लोग या इरफान खान या नवाज जैसे लोग जो आगे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बने, ऐसी फिल्में ना मिली होती तो शायद इनको उम्मीद ना होती और फिर राज ये सब इतने बड़े स्टार ना होते। बेसिकली के का कहना यही है कि हम जैसे नाक नक्श वाले लोग और थिएटर से आए हुए लोगों को कैरेक्टर रोल के अलावा कोई सोचता नहीं था, लेकिन बीकू महात्रे ने पॉसिबल किया हम सब के लिए। मुझे मेरा करियर दिया, और मेरे जैसे जितने भी थिएटर के लोग थे और दिखने वाले लोग थे आड़े टेढ़े, सबके बारे में बड़ी गंभीरता से लोग सोचने लगे उनको लीड रोल देने के लिए।
तो जैसे जैसे चीज़ें मैं करता गया वैसे वैसे मेरे लिए चीज़ें खुलती गई। न सिर्फ चीज़ें मेरे लिए खुली, बल्कि जो मेरे साथ के थे या मेरे जैसे देखने वाले थे या मेरे बैकग्राउंड। अरे आप सुंदर दिखते हैं, आप हाँ, कहा है अपने आप को नहीं नहीं, अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? मतलब जिस तरह के की जो हमारी हिंदी फिल्मों में रिवायत है जिस तरह की, चॉकलेटी चेहरा वाला। हाँ, एक खास तरीके का गुड लुकिंग, हाँ, कन्वेंशनल बॉडी वॉडी बढ़िया कन्वेंशनल होल। गुड लुकिंग हाँ। बॉडी वॉडी, तो वो उन सब से अलग था मैं। तो और ये सब अलग थे, इरफान हो चाहे के हो, फिर बाद में नवाज़ आया। नवाज़ जब तक आया तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। हालांकि उनका भी लंबा स्ट्रगल रहा, लेकिन हमने सुना कि सत्या में जो सीन है जहां पर आप ऊपर खड़े होकर पहाड़ पे चिल्लाते हैं, हाँ हाँ, वो एक्चुअली हमको कहा कि आपकी बिल्कुल हालत खराब थी, हालत टाइट थी अब मुझे और नीचे पैर पकड़े थे शायद हाँ, लोग। मुझे वर्टिगो है। हाँ। मतलब ऊंचाई से जो है मैं नीचे नहीं देख सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और आप अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला गाली दे रहे थे। हाँ, उनको गाली देता था कि ये क्या, मुझे हटाओ यहाँ से। हाँ, जब मैं डरता हूँ तो गुस्सा होता है। हाँ। गुस्सा जो है मेरा मेन इमोशन होता है, और गुस्से में फिर गाली निकलती है। तो डर के कारण गुस्सा आ रहा था, तो अब गुस्से में उन लोगों को गाली दे रहा था मैं, लेकिन बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे सब की। तो अंत में ये हुआ कि यार किसी तरह से, और कुछ नहीं, गिनती गिन ले वहाँ पे, बाद में हम डबिंग कर देंगे डायलॉग। तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने कुछ और बोला है, वो कितना रियलिस्टिक सीन लगता है। और उसको डबिंग किया मैंने जा करके, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। नहीं तो जैसे नवाज भाई का जिक्र आपने किया, नवाजुद्दीन ने जब कुछ फिल्में कर ली और हिट हो गए, तो उन्होंने कहा यार अभी गुंडई उंडई मार खाना या मारना ही रोल नहीं करूंगा मैं, अब हमको करना है रोमांस। हाँ और उन्होंने कहा बहुत अंदर से कीड़ा निकल रहा है मेरे, और उन्होंने कोशिश भी भरसक की है हाँ, इस हाँ। बीच में। जी तो मनोज वाजपेयी को लेकर एक सवाल आता है, कई लोग हमसे लिखे भी, कल हमने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जी, तो उस पे हजारों कमेंट आए। हाँ, तो कई लोगों ने कहा यार हमको टिपिकल वो रोमांटिक वाला मनोज वाजपेयी देखना है। हाँ, हाँ। वीर ज़ारा में मिला था प्रीति हाँ, जिंटा हाँ, मौका, जी। लेकिन फिर बीवी भाग गई। हाँ 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 हाँ। बीबी दूसरे के साथ चली गई। हाँ। और कमाल बात है कि मुझे ही विलेन मानते हैं लोग। हाँ। लेकिन जुबेदा में हाँ, किया और था उसमें मैंने। उसमें काफी लोग नाराज होते हैं कि बहुत टॉर्चर किए थे आप। हमने मतलब मैंने तो टॉर्चर किया ही नहीं था, गलत काम उन्होंने किया। भाई तो गलत काम जब आप करोगे, और जब राजा आदमी रहेगा तो भाई अपने पावर का इस्तेमाल को तो करेगा। गजब। जुबेदा में मैंने किया था, जुबेदा में रोमांटिक रोल था। एक तरीके से मैं पिंजर को ही मानता हूँ, लेकिन दूसरे स्वाद का। लेकिन हाँ, मैं कैरेक्टर और कहानियों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। कभी ये नहीं सोचा कि यार रोमांटिक रोल करूँ या ये थोड़ा सा सीरियस रोल या करूँ। डायरेक्टर को आप में खाली भैया जी दिखा। डायरेक्टर को दिखा कि मैं उस कहानी को कर सकता हूँ और एक्शन कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ये वाला एक्शन कर सकता हूँ, डायरेक्टर को लगा। और एस विजयन जो बहुत बड़े लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर हैं तमिलनाडु के, उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं इस समय आपके सामने बैठा हूँ, बहुत टूट फूट चुका हूँ, लेकिन पर्दे पे देख के अच्छा लग रहा है कि ये सारा अचीव किया हमने भैया जी में। ना, लेकिन भैया जी में जो हमने देखा ये हमने पहले सुना है। हाँ। हमने सुना है कि मनोज वाजपेयी जी जो हैं वो अपने इलाके में गुंडई करते थे। स्कूल के बाद लौंडा लफाड़ी लेके जाते थे मार पिटाई करने, और खूब लड़ाई झगड़ा की है। जी 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 जी। वो एक समय था जब हम 11th-12th में थे, तब वो थोड़ी सी कहाँ बिहार में कहाँ मार पिटाई की थी? बेतिया शहर था। हाँ। तो हम लोगों का भी अपना दल था। कुछ नाम वाम रखे थे दल का? ना कोई नाम, वहाँ नाम नहीं रखते हैं। वहाँ पर तो मतलब 4, 5, 6, 7, 8 लौंडे जो साथ में घूमते फिरते हैं। तो इस इलाके के लौंडों की लड़ाई दूसरे इलाके से, तो अब उस इलाके में सिनेमा हॉल में फिल्म लगी है अमिताभ बच्चन की, अब उधर जाना है तो सबसे बड़ा रिस्क है। अब उसी हॉल में लगी है, तो सब तैयारी से जाते थे। अमिताभ को देख के आपको हीरो बनने का शौक चढ़ा था? सब तैयारी से जाते थे। फिर वहाँ पर कभी कभी जो है मतलब 30 साल पहले से भैया जी की ट्रेनिंग आपकी चल रही थी? मतलब बहुत भैया जी वाले काम बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने 16-17 साल की उम्र में। उसके बाद छोड़ दिया सब कुछ, दिल्ली आया तो सब छूट गया। ना, ब्याह होने के बाद तो अच्छा आदमी सुधर जाता है। ब्याह कहाँ हुआ था उस समय? अरे बाद में हुआ जब। बहुत बाद। बट हमने सुना कि भीखू मात्रे वाला कैरेक्टर जो था वो शायद आपने अपने गांव के ही किसी उससे उठाया था। हाँ, मेरे अपने शहर का एक था, वो कलरफुल कपड़ा वपड़ा। कलरफुल पहनता था। वो जितेंद्र का बहुत बड़ा फैन था, और उसने एक आध मर्डर भी किया था। तो उसका पूरा उठाया था मैंने, पहनने का,
और फैब्रिक उसका लिया था, प्लस जिस तरीके से वो चलता था यहाँ तक का बटन खोल करके, तो वो पूरा वहाँ से लिया था। बाकी जो हाई पिच पे बात करना वो कहीं और से लिया था मैंने। हमने ये भी सुना कि 50 रुपया शायद आप उधार लेकर दिल्ली निकले थे, और कोई आप दोस्त था वो कह रहे थे भिखमंगा हो तुम, हाँ, रविंदर चौधरी मेरा दोस्त, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो 50 रुपया लौटाया नहीं लौटाया आप? नहीं नहीं, हम कभी लौटाते थोड़ी हैं, दोस्तों का पैसा नहीं लौटाता मैं। जब अब अनलेस एंड अनटिल की वो भुखमरी में हो, तो भुखमरी में अगर हुआ करते थे वो लोग, तो भाई आपके पास 50 क्या, फिर 2000 है तो 2000 दे दीजिए। तो दोस्ती तो यही होती है। लेकिन लौटाते होता, दोस्तों का पैसा थोड़ी लौटाया जाता है। हमको लग रहा है इसीलिए पंकज जी ने भी चप्पल उठाने वाला लौटाए नहीं। पंकज प्यार बहुत करता है। किया था हमने इंटरव्यू उनका जी अच्छा इंटरव्यू, बहुत प्यारा इंटरव्यू था जी। तो हम दोनों जो हैं बहुत कभी कभार मिल जाते हैं मुंबई में। मैं उसके घर जाता हूँ और उसके घर का जो है मीट भात खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बैठते हैं, फिर बैठकी होती है, कुछ एक लोग मिल जाते हैं, थिएटर वाले लोग। अब पंकज जी हुए, आप हुए, 2-3 लोग को देखकर कई बार लोग कहते हैं कि यार मिट्टी की खुशबू रह गई। हाँ हाँ आमतौर पर बदल जाती है, कई सारे एक्टर्स हैं जी। जिन पर कई तरह के आरोप लग जाते हैं कि यार थोड़ा बदल गए, ये हो गया। हाँ 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 आप लोग में अभी भी वो रॉपना है जी। तो ये क्या वजह थी कि बाकी सब में तो नहीं होता, आप लोग मेंटेन कर ले गए? चाहे पंकज जी हैं अभी भी है वो। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही ठेठ गांव से आए हुए लोग हैं और दोनों जो हैं किसान परिवार से हैं, तो उसको हम बदलना भी चाहें तो हम फेल हो जाएंगे। वो क्योंकि वो अंदर तक है, डिफॉल्ट डीएनए पहुंच गया। डीएनए है। वो किसान परिवार का कोई आदमी बदल जाए ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैंने कुछ एक हरियाणा के एक्टर्स हैं वहाँ पे, और वो भी किसान परिवार से आते हैं। वो भी बिल्कुल रणदीप जी। रणदीप है, या फिर मेरे साथ से जयदीप है। हाँ, ये सब लोग बड़े नॉर्मल लोग हैं और बहुत ही ज़मीनी लोग हैं। तो इन लोगों का बदल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कई लोगों ने हमसे कहा आपके, क्योंकि यूपी बिहार है, कई लोग आपस में एक दूसरे जानते हैं जी। तो हमको कई लोगों ने मैसेज किया कि मनोज जी जो हैं उनका घर परिवार बड़ा संपन्न वाला है। वो कई बार कहते हैं कि हम गरीब रहे, पैसा लिख रहे, ऐसा कुछ है या बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? थोड़ा सा लोगों को मेरे ख्याल से वो दूर से जाते हैं ना, तो उनको एक कोठी दिखती है। हाँ हाँ, यही था कि हाँ, अच्छे कोठी। खासे कोठी वाले हाँ, अमीर हाँ। परिवार से मनोज जी 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 हैं। जी 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 हाँ। वो उनको कोठी दिखती है। हाँ हाँ, तो वो कोठी में मेरी पैदाइश हुई थी। हाँ। और उसके बाद मेरे पिताजी के हिस्से में बहुत ही छोटी सी जितना उनके हिस्से में आई, वो सोचिए ना कि वो इतनी नहीं थी कि 6 बच्चे पल पाएँ। बाबूजी के हिस्से में 2 कमरे थे उस कोठी में। उसके एवज में बाबूजी को दिया गया ज़मीन बगल में कि आप अपना बना लीजिए। तो लोगों को कोठी तो दिखती है, लेकिन वो जो छोटा घर उसके ठीक बगल में बनाया गया वो नहीं दिखती है, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ढका रहता है। तो जाहिर सी बात है, हम जॉइंट परिवार में हमारी पैदाइश हुई, लेकिन उसके बाद हम लोग अलग हुए। अलग होने के बाद जो स्थिति रही मेरे पिताजी की, वो हर समय संकट का रहा। 6 बच्चों को पढ़ाना, स्कूल कराना और 6 बच्चों को ग्रेजुएट कराना। स्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी को जब मैंने कहा था मैं दिल्ली जाऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, है ना, तो तुमको भी कुछ देखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। तो लोग जो है कोठी देख के सोचते हैं कि मैं बड़ा संभ्रांत परिवार का हूँ, लेकिन उसके बगल का जो घर था पहले वही धारणा बना लेते हैं और हाँ, फिर वो जी। लेकिन बाद में उसी घर को हमने अच्छा भी किया। सारे भाई जो हैं हम कमाते गए, मैं कमाता गया, मैं भाऊजी को देता गया कि इसको अच्छे से बना लीजिए। फिर ट्रैक्टर भी हुआ, फिर जीप भी हुआ, सब कुछ हुआ भगवान की दया से। फिर हर कुछ हुआ। मैंने पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू किया था, तो पंकज जी ने अपने इंटरव्यू में जो अपने पिता का जिक्र हुआ, तो उनके पिताजी का तभी देहांत हुआ था। जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मन में कई बार ख्याल आता है कि अब मैं किससे पूछूंगा। हाँ हाँ वो नहीं रहे। हाँ हाँ लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मैंने बीते 25-30 साल में कभी पूछा ही नहीं था। हाँ हाँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मैं किससे पूछूंगा जब मैं पूछ नहीं रहा था। क्या पूछूंगा? कोई भी चीज़, कोई जब मैं भी कहीं चीज़। जीवन में फंस जाऊंगा हाँ, हाँ। तो मैं कैसे पूछूंगा। लेकिन फिर वो खुद एक अपनी बात काटते हैं, कहते हैं कि मुझे फिर याद आया कि मैं तो कहीं पूछता ही नहीं था। हाँ, अपनी मर्जी से जी रहा था मैं। क्योंकि हम लोगों की तरफ का पिता पुत्र का पूरा संबंध ही अलग रहा है। हाँ। वो संबंध मेरी बेटी के साथ मेरा नहीं है।
लेकिन पिता पुत्र में आज मेरे पिता बहुत ही जेंटल आदमी थे, पोलाइट आदमी थे, बहुत हम सारी बातें उनसे करते थे। लेकिन तब भी जो है एक छोटी जगह का गाँव का एक एक पिता पुत्र में जो दूरी होती है। ना हम समझ सकते हैं, हमारे यहाँ भी हाँ, है, जी। होती है। तो वो दूरी हमेशा रही। नहीं तो ये सवाल सर मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि वो अपने पिता के जाने का एहसास बता रहे थे। जी। मैंने अभी हाल फिलहाल में आपका एक इंटरव्यू देखा जी, और उसमें एक बात आपने कही जिसको सुन के मैं कल रात मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। जी, जी। आपने कहा कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, हाँ, किलर सूप की। किलर हाँ, सूप की, मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे जी। और मैंने फोन पर अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी अब हो गया, हाँ, अब जाइए। जाइए। जी। क्या था सर वो? और ये बहुत तकलीफ़ में थे, वो 2 साल से बहुत तकलीफ़ में थे और अ, जब ये बात कहा तब वो 2 महीने से, मेरे ख़्याल से 1 महीने या 2 महीने से वो होश में भी नहीं थे। डॉक्टर तक कह चुका था कि यार अब अब तो यही कह सकते हैं कि उनकी उम्र हो गई है। हम्म, अब हो गई, इन्होंने अपना ज़िंदगी जी लिया है, अब ये कभी भी जा सकते हैं। तो वो तकलीफ़ जो था बाबूजी का, वो हमारे परिवार में किसी से देखा नहीं जा रहा था। सारे परिवार के लोग उनको बोल चुके थे कि बाबूजी आप क्यों, उनसे बात करते थे, वो तो बेहोश थे। बिस्तर पे लेटे रहते थे। हाँ, बेहोश थे, बात करते रहते थे। तब भी जो है, अंत में इन्होंने, मेरी छोटी बहन ने फ़ोन करके कहा कि आप बोलिए बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी आपके बहुत करीब रहे हैं। और सब सारे भाई-बहन तो थे ही मेरे पिता के लेकिन हमेशा एक बेटा जो है, बाप के बहुत करीब होता है। मैं बड़ा बेटा था तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है बड़े। कि एक क्या कहें, दोस्त की तरह से थे हाँ, मेरे पिताजी, और बहुत बातें करते थे हम लोग। तो वो बाबूजी के बहुत क्लोज़ था मैं, क्योंकि जब मैं जाता था तो मेरी माँ भी कहती थी, किसी और के लिए नहीं करते हैं ये, लेकिन जब तुम आने वाले होते हो तो शाम को आना है तुमको, लेकिन सुबह से ही ये जाके बाहर खड़े होते रहते हैं ये, कि इस समय तक आ जाना चाहिए, इस समय तक आ जाना। तो इतना क्लोजनेस था। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आप बोलिए इनको जाने के लिए, और मैं शूटिंग पे था, आता जाता रहता बट था एक मैं। इतनी बड़ी बात है कि अपने माता पिता, आपकी बहन ने भी जो आपसे कहा, जी। तो क्या भावना आपके मन में चली जब ये आपकी? नहीं, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ये अटके हुए हैं। और बार-बार मेरे भाई-बहन भी कहते थे कि ये किसी मोह माया में अटके हुए हैं। समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ से अटके हुए हैं। तो शायद मुझे भी लगा कि यार ये कहीं इस बात से तो नहीं अटके हुए हैं कि मनोज नहीं है यहाँ पे। तो और मैं दिल्ली आता था, फिर कोच्चि चला जाता था शूटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम फ़ोन बाबूजी के कान पे लगा दो। तो मैंने उनको बोला, बात करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि वो कितने अच्छे पिता रहे। मैं उनको बताना शुरू किया कि वो कितने अच्छे पति रहे। उनको बताना शुरू किया वो कितने अच्छे दोस्त रहे। और वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी एक पिता और पुत्र और एक पति को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और अब उनकी ज़िम्मेदारी इस शरीर के साथ ख़त्म हो चुकी है। अब उनको जाना चाहिए अपने दूसरे शरीर की तरफ। यही बात कर रहा था मैं उनसे कि आप जाइए, है ना? आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए, आप जाइए। क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने कहा था मुझे कि यार तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि अपने पिता-माता के मृत्यु के समय तुम रह पाओगे। मेरे दिमाग में ये बात अटकी हुई थी। तो मैंने उनको बोलना शुरू किया। उसके बाद मैंने मेरी बहन ने फ़ोन लिया, उसने कहा कि तो आपने बोल दिया? मैंने कहा हाँ, बोल दिया। और मेरा जो बॉय था असिस्टेंट मेरे वैन में था, और वो दूसरी तरफ ये बातचीत सुन कर के रो रहा था, दहाड़े मार के रो रहा था। लेकिन मुझे ये बोलते हुए कोई रुलाई नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, क्योंकि अगर मैं अपने स्वार्थ में रहता तो शायद नहीं बोल पाता। लेकिन मैं उनके कष्ट को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये शरीर जो है अब इनको छोड़ना चाहिए, और जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उसके लिए आगे बढ़ जाना चाहिए इनको। मेरा असिस्टेंट रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। मैं अपना गया, शूटिंग किया, जाकर सो गया। और सुबह मैं, यकीन मानो, मैं अभी मेडिटेशन के लिए आँख बंद किया था मैंने, लेकिन मैं सुबह 5 बजे, और गाहे-बेगाहे जो मेरा फ़ोन था वो साइलेंस पे नहीं था, है ना? साइलेंस पे था, शायद वो घर वो वाइब्रेशन मोड।
तो वो कहीं रखा हुआ था। अब 5 बजे सुबह मुझे फ़ोन नहीं आता है, कभी नहीं आता है। और मैं मेडिटेशन के लिए जैसे 2 मिनट हुए थे और मुझे एहसास हुआ कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और मुझे एहसास हो गया कि मेरे माय फादर इज़ गॉन। मुझे उसी समय एहसास हो गया। मैंने मेडिटेशन उसी समय ब्रेक कर दिया। फ़ोन पे देखा मेरा भाई था। पहली चीज़ मैंने फ़ोन उठाया, उसने कहा, "निकलिए।" अच्छा, मैंने कहा, "गए?" "हाँ, चले गए।" "आपने बात किया था क्या?" "हाँ, रात को बात हुई थी।" एंड ही लेफ्ट द बॉडी।